नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हिजाब विवाद की लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिजाब विवाद में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस समय आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा तो महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमा ए हिंद हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी। हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमा ए हिंद के बुलावे पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई। उधर उडुपी के बीजेपी विधायक ने इस मामले में एनआईए की जांच की मांग की है। तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, ये शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं, ये हिजाब के पक्ष में रैली कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है, हिजाब पर कहीं प्रतिबंध नहीं है पूरे भारत में। केवल शिक्षण संस्थानों में जहां पर एक यूनिफॉर्म कोड है, वहां यूनिफॉर्म कोड लागू किया जाएगा, ऐसा कहना है। हिजाब पर विवाद की फैलती आग में कई नए शहर अब धीरे धीरे झुलसने लगे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव की हमने बात की, जहां मुस्लिम महिलाओं ने पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो जम्मू में स्कूल यूनिफॉर्म के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। अल्लाह के नबी के जरिए नबी की बीवियों को दिया गया। हिजाब पर विरोध प्रदर्शन का दायरा शहर दर शहर बढ़ता ही जा रहा है। वो नाबीना थे, तुम तो नाबीना नहीं थे ना। मालेगांव में महिलाओं की बड़ी तादाद हिजाब के सवाल पर सड़क पर उतर आई। ईमान वाले मर्दों से कह दो। इस विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग जमाते उलेमा हिंद की। 4 मुस्लिम संगठनों ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया था और AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने इसकी अगुवाई की। जब बच्ची पैदा होती है, मालेगांव की ये महिलाएं कह रही हैं कि हिजाब उनका हक है। संविधान ने उन्हें पहनावे की इजाजत दे रखी है। हिजाब पर पाबंदी उन्हें मंजूर नहीं। पाबंदी तो कर्नाटक में लगाई गई, लेकिन डर और खतरा महाराष्ट्र के मालेगांव तक पहुंच गया। आज मालेगांव में हिजाब दिवस मनाया जा रहा है। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहां तक हमारी आवाज़ जाती हो वहां तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। इस विरोध में हिजाब का ही हिसाब नहीं हो रहा है। हिजाब पर पाबंदी के विरोध में विरोध हो रहा है तो पाबंदी के समर्थन में भी आवाज उठ रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मोर्चा खोल दिया है। डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश है कि धार्मिक परिधानों का विरोध होगा। इस समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए, न कि हिजाब। यानी कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इस समय गहरा रहा है। समूचे देश में इस समय इसको लेकर विवाद हुआ है और यहाँ जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद तेजी से आगे फैल रहा है। हिजाब के समर्थन और विरोध में खुलकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे विवाद का ये सिलसिला तेज हो रहा है। हैदराबाद का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। हैदराबाद में महिलाएं अगर सजदा कर रही हैं तो हिजाब के समर्थन में छात्र नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में दिखाई देते हैं। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे, हिजाब हमारा हक है। कर्नाटक में हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई है। हिजाब के समर्थन में होते प्रदर्शनों को देखकर हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए। आपके सामने पुणे की तस्वीर है,
जहां पर केसरिया साड़ी पहन महिलाओं ने यात्रा निकाली। कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज बिहार के मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में भी सुनाई पड़ी। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राओं ने शहर में जुलूस निकाला और नारेबाजी की। इन प्रदर्शनों को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस विवाद की जड़ें कितनी गहराई तक फैल चुकी हैं। मालेगांव से साहिल जोशी के साथ सुनील जिपाई, जम्मू, आज तक। और हिजाब पहनने पर ये जो तनातनी है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दिखी। यहां पर छात्र विरोध में सामने आए। हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने कुछ छात्राओं से बात भी की, छात्र छात्राओं से। देखिए ये रिपोर्ट। जो हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका में शुरू हुई थी वो बाकी राज्यों में भी अब धीरे धीरे करके सामने नजर आने लगी है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कई सारी महिलाएं यहाँ पे अपनी बात रखने आई हैं। यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि हिजाब उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उन्हें हिजाब पहनने से कोई नहीं रोक सकता है। महिलाओं का ये भी कहना है कि यहाँ पे वो आई हैं अपनी बात रखने के लिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की हरकतें कर्नाटका से सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि लोग चाहते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है इससे जिस तरीके की एक दहशत महिलाओं के दिल में आई है, जो हिजाब पहन के बाहर निकलती हैं, वो दहशत कम होनी चाहिए। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि लड़के भी यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सामने आए हैं और दूसरी तरफ महिलाएं और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं वो भी सामने आई हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये चाहते क्या हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है आपका? देखिए, मैं शुरू से शुरू करना चाहूंगी। मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ हम वहाँ से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ लड़कियों का इशू था जिनको रोका गया उनके हिजाब के बेसिस पे कि वो स्कूल में एंटर नहीं कर सकती। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी, हजारों सालों से मुसलमान इस देश में रह रहा है और हिजाब जो है वो मुसलमान के कॉन्सेंस का हिस्सा है और कॉन्सेंस की आजादी हमें हमारा आर्टिकल 25 दे रहा है। ठीक है, उसको हमें गारंटीड राइट है हमारा, हमसे कोई नहीं छीन सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि आपने कभी नहीं रोका, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सडनली आपको क्या हुआ हिजाब से? क्या जैसे उस बच्चे को हैरेस किया गया है, 50-60 गुंडे मैं उनको कहूंगी कि उनकी मतलब ऐसे लिंचिंग टाइप की उसकी लड़की की होने जा रही थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बीच में नहीं आता तो उस बच्ची का क्या होता? उसको रोका गया, हमें उस चीज से डर लग रहा है। आज उसको रोका जा रहा है, हमें भी तो कल रोका जा सकता है। हमें भी रोका जा सकता है, कल कहीं भी किसी सड़क पे भी हमें रोका जा सकता है। कल हम भी पढ़ने आए और हमें से भी लड़के इस तरीके से बदतमीजी करें तो हमें भी रोका जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एक इन्फ्रिंजमेंट है वो हो रहा है आप लोगों के साथ, कि मना किया जा रहा है कि ये मत पहनिए? यस, बिल्कुल फोर्सफुली इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम कभी यहाँ पे इस चीज के लिए खड़े हुए ही नहीं कि हमें अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को सेव करना है, लेकिन आज इस मौजूदा सरकार ने समाज के अंदर इतना ज्यादा जहर घोल दिया है कि हमें अपने पर्सनल आइडेंटिटी पर हमें अपने आप को रोकना पड़ रहा है और हमें उसके लिए आवाज उठानी पड़ी है। कई सारे लड़के भी आए थे, आप लोगों का क्या कहना है इस मामले में? आप सपोर्ट करने आए हैं बहनों को? देखिए, हम आए यहाँ असल में कर्नाटक के अंदर जो मसला है सबके सामने है। हम उस लड़की के लिए हिमायत में आए जो मुस्कान, एक हमारी बहन जो 500,000 की भीड़ को जो उसे टारगेट करते हैं, उनके सामने तनहा रहकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाती है। तो वो इस बात का सबूत देती है कि वो इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखती है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चलती है। लिबास उनका जो है वो नकाब है, अबाया है, तो उसको टारगेट करने की उसकी कोशिश की जा रही है। उसके जवाब में वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाती है। तो हम मुस्कान की हिमायत में आए। प्रश्न अदालत के सामने यह भी है कि क्या हिजाब इस्लाम के लिए सेंट्रल है या स्कूल के नियम स्कूल के लिए सेंट्रल है? कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। हिजाब पर विवाद की फैलती आग में कई शहर झुलसने लगे हैं। हम आपको महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीरें दिखा चुके हैं। महिलाओं ने किस तरह पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमने आपको जम्मू के स्कूल यूनिफॉर्म की भी बात बताई। अच्छा, हिजाब विवाद पर सियासी आर पार और बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो राजनीतिक मोर्चे पर जबरदस्त तनाव भी बढ़ रहा है। क्या कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। जैसे हिजाब नहीं हक की लड़ाई का हथियार हो,
कर्नाटक से एक विवाद की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते शोला बनकर पूरे देश को लपेटे में ले लिया। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, छीन के लेंगे हमारा। सवाल पहनावे का था और लड़ाई धर्म और अधिकार की बन गई। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से बात नहीं बनी। कुछ छात्र संगठन और कुछ सियासी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मसले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अभी हाईकोर्ट को सुनवाई करने दिया जाए। हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनवाई करेंगे। हिजाब का मामला सिर्फ पहनावे का नहीं है, इसमें धर्म का भी गहरा रंग है। विरोध प्रदर्शनों की इन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि ये मामला अब मजहबी चोला धारण करने लगा है, यानी मसला संजीदा हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी अदालत जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश भी सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश में साफ है, धार्मिक पहनावे पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है। हिजाब, केसरिया शॉल, स्कार्फ, मजहबी झंडा, सब पर पाबंदी होगी। आदेश उन्हीं संस्थानों के लिए है जहां कॉलेज विकास समिति का आदेश है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस मसले पर विस्तार से और गहराई से सुनवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सबको अपनी मर्जी से मजहब चुनने और उसके मुताबिक चलने का अधिकार है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ये अधिकार संविधान के नजरिए से सही है या नहीं, इसका भी विश्लेषण जरूरी है। हिजाब को लेकर जिस हक की आवाज बुलंद हो रही है, हाई कोर्ट उसे संविधान की कसौटी पर परखना चाहती है और अंतिम फैसला सुनाना चाहती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में साफ कर दिया है कि जब तक फैसला ना आ जाए तो स्कूल जाने वाली छात्र छात्राएं वो ना हिजाब पहनेंगे ना गेरुए रंग का स्कार्फ। जो स्कूल के नियम है उन नियमों का पालन होगा। लेकिन राजनीति तो गर्मा ही गई है इस पूरे मुद्दे पर। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह राजनीति हो रही है। अब जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। पीआईएफ जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई आज। इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता, ये कहा जाता है भारत के बारे में। यहाँ अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं। उनके परिधान भी अलग अलग हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप साउथ में जाएंगे, वहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप राजस्थान में जाएंगे, वहाँ के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप यूपी बिहार में जाएंगे, वहाँ अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप पंजाब जाएंगे, वहाँ अलग तरह का कल्चर है, कपड़ा है। आप बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, वहाँ अलग तरह का कपड़ा कल्चर है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर बड़ा वार। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं आंवला बरेली, सुनते हैं। अरे भाई ये तो बताओ, ये आपके क्या लगते हैं? अखिलेश बाबू, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। जो टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार से दैनिक हत्या करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और इसीलिए आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश ये सपा बसपा
उत्तर प्रदेश को देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? भाई मोटा भाई करे बगैर मैं बोलता हूं वो बताओ। अखिलेश 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? जोर से बोले, कौन सी? अब 5 ही साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम कर दिया है। 5 ही साल में, 5 ही साल में। और एक 5 साल दे दो, हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे मित्रों, 1 नंबर पर ले जाने का। और बरेली से हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोवा, सुनते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। We have done the calculations. There is no issue with getting hold of this money as far as employment is concerned. My focus today here, right, is about the Goa election. I'm not going to fall into your trap of getting distracted by issue A and issue B. I'm very clear. I've come here to have a conversation with the people of Goa. This is about the future of the people of Goa. This is about employment. This is about tourism. This is about not turning Goa into a coal hub. This is about the environment, and that is what I'm going to discuss here. I am Prajakta Joshi. One minute. About the second question on the hijab. I said I'm not going to get into a conversation that is going to, 1 second. I'm not going to get into a conversation that is going to distract the people of Goa. उन्नाव में एक दलित बेटी के अपहरण के 2 महीने बाद उसकी लाश मिली। मां 2 महीने तक थाने पुलिस के आगे चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मां का आरोप साफ है, कसूरवार समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा है। इसीलिए ऊंचे रसूख के चलते पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश नहीं की, हाथ डालने से बचती रही और आखिरकार उसकी बेटी को जान गंवानी पड़ी। मां जिस बेटी को 2 महीने से गांव के कोने कोने में तलाश रही थी, वो इस गड्ढे में दबी पड़ी थी लाश बनकर। आश्रम के नाम पर खड़ी एक रईसजादे की 3 मंजिला कोठी का पिछवाड़ा एक दलित की बेटी का कब्र बन गया। गुरुवार को जब इस जगह पर खुदाई शुरू हुई तो लड़की के नाम पर जो मिला वो इस प्लास्टिक के बैग में बंद करके रख दिया गया। मां का दिल ये सोच सोचकर फटा जा रहा है कि वो पहले भी इस कोठी में बेटी को तलाशने आई थी। अगर तब पुलिस ने साथ दिया होता तो उसकी बेटी आज जिंदा होती। हम पहले सुप्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। मामला उन्नाव का है। ये कोठी इलाके के रसूखदार राजोल सिंह की है। राजोल सिंह पर आरोप है कि उसने 8 दिसंबर को गांव की दलित लड़की को अगवा किया। इसी कोठी नुमा आश्रम में उसे बंधक बनाकर रखा। राजोल सिंह के पिता फतेह बहादुर सिंह समाजवादी सरकार में मंत्री थे। ऊंचे रसूख के चलते पुलिस ने राजोल सिंह पर सख्त एक्शन नहीं लिया और आखिरकार उसी की कोठी के बाहर से कल अगवा लड़की की लाश बरामद हुई। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिका कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी, बयान करेगी। कौन कह रहा था ये? जितने अधिकारी हैं, सीओ, इंस्पेक्टर, सबने यही कहा। एसपी साहब से 1.5 महीने तक हमसे मिलने नहीं दिया। कहे तुम्हारी लड़की बालिक है, किसी के साथ में गई होगी तो आ जाएगी, बयान करेगी आके। और सीओ साहब यही कहते रहे कि जैसे हमें पता चलेगा हम बताएंगे। बेटी की तलाश करती मां को जब पुलिस से कोई उम्मीद नहीं मिली तो वो 24 जनवरी को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुहार लगाने लखनऊ पहुंच गई। उसे उम्मीद थी कि अखिलेश यादव के दबाव से उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। बवाल होने पर पुलिस ने आरोपी राजोल सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लड़की की तलाश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी क्योंकि युवती बालिग थी और नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब ये हमें जांच के बाद जो प्रथम जांच अधिकारी था उसने बताया, इसमें इस बात पे संदेह है कि जो आरोपी है उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई होगी
मोहित के आधार पर इसको अभियोग में पंजीकृत करके और इसमें आगे की कार्रवाई की गई और उसी विवेचना के क्रम में आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद। हालांकि लाश मिलने के बाद लड़की की मौत की वजह तय करने में जरूर पुलिस ने तेजी दिखाई। 3 डॉक्टरों की टीम ने युवती का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत की वजह गर्दन दबने से बताई गई है। शव की गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। शव के सिर पर चोट के 2 निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ मारपीट भी की गई थी। पूरे मामले में जितना गुनाह लड़की को मारने वाले का है, उससे कम पुलिस का भी नहीं लगता। लड़की की मां जब बार बार पुलिस के सामने गुहार लगाने जाती थी तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने की बजाय बेटी के नाम पर ब्लैकमेलिंग की तोहमत लगा देते थे। इंस्पेक्टर कहने लगे तुम्हारा जरिया पैसे कमाने का, उससे पैसा तुम मांग रही हो, 4 लाख लड़की तुम्हारे पास है। अब मेरा बच्चा मेरे पास होता तो हम क्यों इधर उधर घूमती है, कोना कोना छोड़ दिया। किसने कहा था ये? इंस्पेक्टर। मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। दलित बेटी की ऐसी निर्मम हत्या पर मायावती बिफर पड़ी है तो विपक्ष पुलिस के जरिए योगी सरकार पर हमलावर है। इस पूरे मामले में जांच करा के जहां जहां वो उनकी मां गई रही, जिन जिन अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई और कार्रवाई नहीं हुई, उनकी भी जांच कराइए, उन पे भी कार्रवाई कीजिए। कौन रोक रहा है? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। मसलन लड़की के अपहरण का मकसद क्या था? क्या अपहरण के अपराध पर पर्दा डालने के लिए हत्या की गई या फिर इस खौफनाक कहानी में कोई और राज भी अभी दफन है? उन्नाव से विशाल सिंह चौहान और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासगंज में बोल रहे हैं, सुनते हैं। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं कि मुझे में आने में विलंब हो गया। आज उत्तराखंड में मेरा सुबह कार्यक्रम था और इतनी बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, इतना बड़ा उत्साह का वातावरण था, तो मैं बोलता ही गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसके कारण मैं लेट हो गया। तो मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी आप जिस प्यार के साथ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीमान योगी जी को भी अभिनंदन देता हूं कि अभी जो उन्होंने घोषणा की वो वाकई आप कल्पना कर सकते हैं भारत की एकता क्या है। लता मंगेशकर जी गोवा की बेटी, उनका पैतृक विस्तार गोवा, राम की भक्त, राम से जुड़े भजनों को अमर कर दिया। वो लता मंगेशकर जी अयोध्या में चौराहे का नाम उन पर करना, मैं समझता हूं जो भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आएगा वो यहीं से निकलेगा तो लता मंगेशकर जी के भजन भी याद आएंगे और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के लिए गर्व भी होगा। और दूसरा, योगी जी का जो फिल्म सिटी बनाने का सपना है, युवाओं को फिल्म जगत में अवसर मिले, इसके लिए लता मंगेशकर एकेडमी बना करके परफॉर्मेंस के लिए, गीत संगीत के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। एटा, फर्रुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और बरेली के अनेक स्थानों से भी
तकनीक के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हमारे सभी भाइयों बहनों को भी आज मैं यहां से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां मेरी नौजवानों से विनती है, मैं आपकी तरफ देख करके बोलूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह ही नहीं है, बिना कारण किसी को नुकसान हो जाएगा भैया। प्लीज आप लोग खड़े रहिए, मेरा भरपूर प्यार आपकी तरफ है, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत इतना प्यार, इतने आशीर्वाद कासगंज के आप सभी भाइयों और बहनों का भी मैं आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं। साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती का रत्न आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पंडित जी ने पूरा जीवन अंत्योदय के लिए समर्पित किया, दीनहीन के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कासगंज का, और मुझे जब कासगंज आया हूं तो बाबूजी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी, मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा संबंध रहा। मुझे कल्याण सिंह जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला है। और जब कासगंज में आया हो तो बाबूजी के प्रति कासगंज का प्यार कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, जनता जनार्दन की सेवा में दिन रात जुटी हुई है। साथियों, कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। और आप देखिए, जो बात आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद
ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। साथियों, मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। आपने एकता के दर्शन करा दिए, आपने नौजवानों के उज्जवल भविष्य की चिंता की। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी महलों में जिंदगी गुजारने वालों को जमीनी सच्चाई का पता ही नहीं है। यूपी के लोगों के हित, यूपी के लोगों के लिए हम जानते हैं देश का हित सर्वोपरि है, यूपी का हित सर्वोपरि है, यूपी का विकास सर्वोपरि है। इसलिए वो कमल के निशान पर वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपने 5 साल तक डबल इंजन की सरकार का काम देखा है, आपने हमें परखा है। गरीब का विकास हो, गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसे हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन इन परिवारवादियों ने अपना घर, अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन कभी गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का जीवन आसान बने, ये लोग न पहले चाहते थे और न आज चाहते हैं। ये अफवाह फैलाने वाली प्रवृत्ति वाले परिवारवादी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोरोना का मुफ्त टीका गरीब परिवार को न लगे, लेकिन गरीबों की सरकार ने गरीबों की जिंदगी को सुधारने के लिए, उनके जीवन में विश्वास पैदा करने के लिए पल पल गरीबों की चिंता करने वाली इस डबल इंजन की सरकार ने उनके इस इरादों को सफल नहीं होने दिया। ये लोग गरीबों के अस्पतालों के नाम पर, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर घोटाले करते थे। ये लंबा इतिहास आप जानते हैं। लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। मेरा सौभाग्य था, एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था। यह हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है जो योगी जी की सरकार में हो रहा है। इनको यह भी लगता था कि 100 साल का इतना बड़ा संकट आया है, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, यूपी में भुखमरी फैलेगी, उस पर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। लेकिन इन लोगों को एहसास ही नहीं था कि मोदी योगी ने इनके राशन माफिया, मालूम है ना राशन माफिया, ये राशन माफिया को किनारे लगा दिया है। महामारी के इस समय में हमारी सरकार हर गरीब को पिछले कई महीनों से मुफ्त राशन दे रही है और हमारा संकल्प रहा कि ऐसी बड़ी वैश्विक 100 साल की भयंकर बीमारी आई है,
जीवन बचाना बड़े बड़े समृद्ध देशों के लिए मुश्किल हो गया था। हमने जीवन भी बचाने के लिए जी जान से मेहनत की और हमने कोशिश की कि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज गरीब माताएं बहनें मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं, योगी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर में कभी बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ा है, घर का चूल्हा कभी बंद नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए निकला राशन का हर दाना उसके जो हकदार है उनके पास जाता है। राशन माफिया नहीं है, इसलिए रास्ता गरीब के घर पहुंच जाता है। डबल इंजन की सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी व्यवस्था की है और उसके कारण यूपी का जो भी परिवार अगर दूसरे राज्य में गया है उसको अब वहां भी यहां के राशन कार्ड से उसको वहां भी राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कहीं बाहर रोजी रोटी के लिए गया है तो उसकी रोजी रोटी की चिंता मोदी करता है। भाइयों बहनों, साथियों, ये आपके एक वोट की ताकत है जो गरीब का भला करती है। लेकिन मैं यूपी के लोगों को सावधान भी करना चाहता हूं। ये परिवारवादी लोग इस समय इतने बौखलाए हुए हैं कि ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को सबसे पहले ताले लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर ये योजनाएं चालू रही तो योगी और मोदी के ही गीत लोग गाते रहेंगे और इसलिए पहला काम उसको ताला लगाने का करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं कि लोक कल्याण की योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं योजनाएं चालू रहें? आप चाहते हैं गरीब को घर मिलना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब का चूल्हा जलते रहना चाहिए? आप चाहते हैं गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए? आप चाहते हैं गरीब को बीमारी में दवाई के लिए व्यवस्था मिलनी चाहिए?